एक दूसरा जब सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स में तहव्वुर राना का भारत को एक्स्ट्राडिट किया जाना, अब लोग कहते हैं मुंबई अटैक अब 17 साल पुरानी बात हो गई है। बहुत हमने डोजियर भेजे थे पाकिस्तान को, हर महीने ही भेजते थे एक लिफाफा उनको कि ये और सबूत लो और सबूत लो और सबूत लो, कुछ नहीं वो बात वहाँ पहुँची। अब ये तहव्वुर राना उसका की कॉन्स्पिरेटर है। ये मुझे तब से ही शायद कुछ ही महीनों के बाद से इसको पकड़ लिया गया था और ये तब से जेल में बंद है उनकी, लेकिन आज तक ये भारत नहीं आ पाया था। अब इस ट्रिप में इसका भारत आने की घोषणा किया जाना, ये कितनी बड़ी बात है? निश्चित तौर पर बड़ी बात सौरभ इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनके आप शुरुआती स्टेटमेंट को देखें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब लेने से पहले उनके शुरुआती स्टेटमेंट के शुरू के हिस्से में ही ये बात है। ज़ाहिर तौर पे उनके हिसाब से वो जो सबसे बड़ी चीज़ वो ये कहना चाह रहे थे कि वो इस बात को उन्होंने कहा। और यहाँ पर जब आप कह रहे हैं तो किसी एक आतंकी हमले के एक आरोपी के बारे में नहीं, बल्कि उससे ये समझ में आ सकता है कि आतंकवाद को लेके दोनों की चिंताएं एकदम से साझा हैं। और ऐसा तो नहीं है ना कि एक मुंबई हमला हो गया और आज अगर वैसी घटनाएं नहीं हो रही तो आतंकवाद खत्म हो गया। अभी भी वो एक कंसर्न तो है ही, इस्लामिक रेडिकलिज्म कंसर्न है। और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये दिखाया कि भारत की चिंताओं के साथ बिल्कुल वो सेम पेज पे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो सोचते हैं इन दोनों विषयों पे, डोनाल्ड ट्रंप भी वही सोच रहे हैं। अभी बहुत साल पुराना जब मोदी चीफ मिनिस्टर होंगे गुजरात के, तब का एक स्टेटमेंट भी चल रहा है सोशल मीडिया पर कि ये एक उनके कोर्ट से एक बार बरी भी हो चुका है अमेरिका में। तो उन्होंने इस बात को यहाँ उठाया था कि कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा मास्टरमाइंड वो बरी हो जाए और हमने इसके बारे में क्या किया। इसमें मेरे ख्याल से दो पार्ट से हमें देखना चाहिए। ये 2008 से बरी हुआ, फिर दोबारा जेल हो गया, 15 साल इसको जेल हुई अमेरिका में, 15 साल, राइट। जो कि केस था इसके खिलाफ नॉट 26/11 का, डेनमार्क में कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे कुछ लोगों को मारने की, वो जो मैगजीन कार्टून्स पब्लिश कर रहे थे, राइट। उसमें भी डेविड हेडली कंबाइंड था, राइट। तो अमेरिका में जो इसकी सेंटेंसिंग हुई 15 साल की, वो उस केस में हुई। वो 15 साल इसके 2022 या 23 में खत्म हुए। अब जब वो खत्म हुए तब हमारा जो लाइन में था कि भी हम भी कतार में, हमें भी ये चाहिए, हमें इसे जस्टिस देना है, तब हमारा प्रोसेस चालू हुआ। एंड देन इन अ वे आई विल से ये हैप्पी चांस था कि पिछले 2 साल से यस बाइडेन सरकार के द्वारा भी इंडिया ने फॉलो अप करा, उन्होंने भी कोऑपरेट करा, क्योंकि ट्रंप को आए हुए तो मात्र 10 दिन हुए और इसमें ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं एक्चुअली। यूएस सुप्रीम कोर्ट तक वो गया और पिछले हफ्ते यूएस सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अर्जी को रिजेक्ट कर दिया कि उसकी एक्सट्राडिशन नहीं रोकी जा सकती। पिछले हफ्ते ही हुआ है, राइट। तो इसमें यस हमारी परसुएंस ऑफ दिस केस, हमारी एविडेंस एंड एवरीथिंग एल्स बना करके हमने जो करा, तो एक्सट्राडिशन का सिचुएशन राइप थी इस समय। तो मैं कहूंगा एक तरह से उसने अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, बट इंडिकेट करता है ना माइंडसेट, जैसे आप कह रहे हैं कि ये इनके लिए इंपॉर्टेंट इशू, हाँ, कि इनके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है तभी उसने अपनी ओपनिंग सेंटेंस में कह दिया कि भैया देखो तहव्वुर राना या इस तरह क्रिमिनल्स को, जो आई अंडरस्टैंड इज अ वेरी वायलेंट मैन, बैड मैन, इविल मैन, भेजेंगे। तो उसकी रिकॉग्निशन हमें समझ आती है, बट जो प्रोसेस था इसके आने से पहले कंप्लीट हो गया था। ठीक है। इससे जुड़ा हुआ अगर हम लोग देखें F-35 जेट्स को भारत को देने की बात जो है की गई है। अरे मैं देख रहा हूँ कमेंट्री ये भी चल रही है कि बड़ी स्मार्टली ट्रंप जो है भारत को रशिया से वीन अवे करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसको इस तरीके से देखते हैं कि भाई तुम तेल अपना ये ऑयल और गैस भी हमसे खरीदो, जेट्स भी हमसे लो। नहीं सौरभ, देखो पिछले 2 से 4 साल में अगर मैं देखूं, एक तरफ है ब्रिक्स तो दूसरी तरफ है क्वाड। ब्रिक्स तो उनके इज डेड, करेक्ट। अब दूसरी तरफ, लेकिन आपको बता दूं, आज सुबह प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग से पहले रशिया में पुतिन ने ये बयान दिया है कि अप्रैल में जो उनकी मीटिंग होनी है वो उसमें चाइना के प्रीमियर को और डोनाल्ड ट्रंप को इसमें देखना चाहते हैं, ब्रिक्स में। तो वो एक बड़ा बयान है। और किसी तरीके से आपने जब 24 घंटे से 48 घंटे पहले ये भी बयान देखा कि दोनों रशिया और यूक्रेन से बैठ के उन्होंने एक 3-वे कॉन्फ्रेंस कॉल करी और रिजॉल्व करी डिस्प्यूट। तो वो इंडिकेशन ये भी दे रहे हैं कि बाकी कंट्री के हेड्स के साथ में जितने भी ये नए पावर सेंटर्स बने हैं उनको डिसॉल्व करते बिना, वो पावर सेंटर्स को रखते बिना अपने आप को सुप्रीम पावर दिखाएं। इस साल क्योंकि सितंबर में प्राइम मिनिस्टर के न्योते पे क्वाड समिट पे भी उन्होंने आना है, तो वो क्वाड समिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे नहीं लगता है कि वीन अवे वाली कोई एक हमें देखना चाहिए इसमें डिस्काउंट। डेफिनेटली पिछले 5 साल में बाइडेन के साथ में भी प्राइम मिनिस्टर ने ड्रोन्स 22,000 करोड़ वाले लिए और वो ड्रोन्स बड़े इंपॉर्टेंट, उनकी डिलीवरी भी होनी है। तो F-35 की एक अलग एक नॉमेनक्लेचर है। जिस तरीके से रफाल आए थे, ये भी एक इनके बड़े स्टेल्थ
वे में चलते हैं ये प्लेन्स, और इनका अभी बैंगलोर आईएएफ जो चल रही है उसमें इनको दिखाया गया। तो मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ कि रशिया से compete करने के लिए F-35 को लाया जा रहा है। और ये तो अभी जस्ट सौरभ F-35 का एक प्रस्ताव है, मतलब इसको आप कह सकते हैं कि ये अमेरिकी ऑप्टिक्स है कि उन्होंने अपनी तरफ से अपने ऑडियंस को ये बताया कि हाँ भाई हथियारों के लिए आए बड़े खरीदार, क्योंकि भारत जब टेबल पर आएगा F-35 को लेके तो उसमें बहुत हार्ड निगोशिएशन होगा, और वहाँ पर फिर वो जो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हार्ड निगोशिएटर हैं, वो भारतीय इस्टेब्लिशमेंट वो दिखाएगा कि, क्योंकि आप देखें कि जहाँ भी इंडियन इंटरेस्ट पूरा नहीं हो रहा था, जैसे चाइना के मामले में उन्होंने कह दिया कि हाँ उस बॉर्डर डिस्प्यूट को खत्म करने में अपना अपनी भूमिका देखते हैं, भारत के विदेश सचिव ने वहीं पे इस बात को खारिज कर दिया कि हाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। वो इंडिया के भी उस बात को खारिज नहीं कर रहे हैं, अमेरिका में एक बयान देकर उसको खारिज किया गया। तो वहाँ पर भारतीय हितों के साथ कहीं कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहा हो वो दिखा नहीं, और F-35 जैसे जॉइंट स्टेटमेंट में F-35 का जिक्र नहीं है। अच्छा, तो वो सिर्फ उनके तरफ से प्रस्ताव है, करना है नहीं करना है, भारत की कितनी ज़रूरत है, किस रेट पे आप दोगे, टेक्नोलॉजी कितना ट्रांसफर होगा, उन सारी चीज़ों पे भारत के हिसाब से बात हो, तो एक लंबा नेगोशिएशन।